हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पल्लवी मौर्य पब्लिकेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम गायनेक के बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्शन। जब हम ओपीडी में बैठेंगे या फिर ऐसे हमारे जो शादीशुदा फ्रेंड्स रहते हैं वो हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी टैबलेट खानी चाहिए। या फिर कई बार ऐसे हो जाता है कि अनप्रोटेक्टेड वहाँ पे सेक्सुअल रिलेशंस आ जाते हैं और उसके बाद हमें कौन सी पिल्स वहाँ पे लेनी चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे हमारे क्वेश्चंस है आज हमें उन सब का आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। कॉन्ट्रासेप्शन एक क्लिनिकल एंगल से भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्ट्रासेप्शन हर एक लेडी को आफ्टर डिलीवरी या फिर जिनको बर्थ स्पेसिंग करनी है, अभी डिलीवरी हो गई है और बीच में कुछ गैप रखना है, या फिर जिनकी नई शादी हुई है उनको भी अगर वहाँ पे तुरंत वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो हमें ऐसे कई सारे कंडीशंस में हमें पेशेंट्स को हमें एडवाइस करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रासेप्शंस का क्या मतलब होता है, ऐसी कौन सी भी वहाँ पे मेजर है जिसकी वजह से क्वाइटस वहाँ पे होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो ये इसमें हार्मोनल टैबलेट्स आते हैं, कॉपर टी जैसे डिवाइसेस आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कंडोम जैसे कुछ कुछ भी थिंग्स यहाँ पे है। इन सब का यहाँ पे जो इंक्लूड ये कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर यहाँ पे होता है। ओके, तो ऐसे कई सारी चीजें भाइवा में भी हमारे टेबल में रखी जाती है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये है कॉपर टी। ओके, ये जो है ये हार्मोनल पिल्स है, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये वजाइनल रिंग होती है। ये जो है ये हार्मोन का एक पैच होता है जो स्किन पे वहां पे लगा के उसमें से हार्मोन का सिक्रेशन होता रहता है। और ये जो है यहाँ पे कॉन्डोम जो निरोध करके बहुत ज्यादा बेचा जाता है। ओके, तो ये जो टॉपिक है आज यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का, इसके बारे में आज हम यहाँ पे पूरा डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन को ही बर्थ कंट्रोल मेजर कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स। ओके, इसे इसके ही फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहा जाता है, लेकिन फर्टिलिटी कंट्रोल में और एक चीज आती है कि प्रेगनेंसी भी वहां पे होनी चाहिए। तो बर्थ कंट्रोल या ये जो वर्ड है वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, तो जैसे हमने देखा ऑल मेजर्स वो टेम्पररी हो सकते हैं या फिर परमानेंट भी हो सकते हैं, डिजाइन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी ड्यू टू क्वाइटल एक्ट। ओके, तो ऐसे कौन सी भी चीज जो वहां पे है क्वाइटस वहां पे होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो इसमें जो हमें हेल्प करती है वो पूरा जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन में आ जाता है। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्यों हमें करना चाहिए, क्यों कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करना चाहिए, तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे इम्प्रूव होती है। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी, अगर वहाँ पे अनप्लान प्रेगनेंसीज नहीं होंगे तो वहाँ पे जो बच्चों की संख्या है वो नेचुरली ही जो उनके इच्छानुसार होने वाली है। तो वहाँ पे अगर ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो एक जो मदर की भी हेल्थ है वो भी अच्छी रहने वाली है। प्रॉपर एक या फिर दो ही बेबी अगर उसको होते हैं तो वहाँ पे मैटरनल हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। और जो अनप्लान प्रेगनेंसी की वजह से वहाँ पे बार बार एबॉर्शंस करवाना या फिर अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो फिर उनकी जो हेल्थ रहती है या फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो लोगों का रहता है तो वो ज्यादा अच्छी लाइफ उनको नहीं दे पाते हैं। तो अगर वहाँ पे एक या फिर दो ही बच्चे रहते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी रहती है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। प्रॉपर उनको सब फैसिलिटीज वो दे पाते हैं, बच्चों की भी और माँ की बेटर हेल्थ हमें देखने को मिलती है। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस वहाँ पे ज्यादा नहीं होता है। ओके,
जो कुछ भी बच्चे वहाँ पे हैं उनको हम बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, जॉब और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वहाँ पे दे सकते हैं, अगर सब कंट्रोल में है तो। ओके, तो ये फायदे किस किस को होने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से? तो सबसे पहले तो होंगे कपल को। ओके, उसके बाद है बच्चों को भी, जैसे हमने देखा बच्चों को भी अगर 5-6 बच्चे रहते हैं तो उनको सब वो फैसिलिटीज अच्छे से नहीं दे पाएंगे, लेकिन वहाँ पे 2 ही बच्चे हैं तो पूरा उनको सब खाना, एजुकेशन, ये सब चीजें जो है वो सब प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मिलने वाली है, और अदर फैमिली मेंबर्स को भी उसका बेनिफिट होने वाला है। लास्टली फिर जाके कम्युनिटी को भी बेनिफिट होगा और कंट्री को भी होगा। ओके, तो इस तरीके से जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है हमें उनको प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि जो औरतें रहती है वो इजीली यहाँ पे विलिंग नहीं होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने के लिए। ओके, कई कई रिलीजन्स में भी ऐसे होता है कि ये चीज नहीं करनी है, मतलब जैसे ट्यूबेक्टोमी वगैरह है, ऐसे वो चीजें नहीं करवाते हैं। तो ये जो है हमें वहाँ पे उनको उनके हेल्थ के लिए वो कैसे इम्पोर्टेंट है वो भी हमें वहाँ पे उनको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पेशेंट को मोटिवेट करके उसको रेडी करना है। ओके, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है अभी हम देखेंगे। आइडियल मतलब एक जो आइडियल होता है वो तो कभी हमें मिलता नहीं है। ओके, तो लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया क्या क्या है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओके, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज करने वाले हैं, एडवाइस करने वाले हैं पेशेंट को, वो वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो मतलब हाई क्लास लोगों ने भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लो क्लास लोगों ने भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। जो लो क्लास पीपल रहते हैं उनको वो अफोर्ड कर पाए वो चीज। ओके, तभी जाके वो लेने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ओके, तो वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। सिंपल टू यूज, अगर यूज करने में कई सारी दिक्कत होंगी तो सीधा मतलब वो यूज ही नहीं करने वाले हैं पेशेंट बार बार। ओके, तो सिंपल टेक्निक वहां पे होनी चाहिए यूज करने की। सेफ होना चाहिए, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, हेल्थ की रिलेटेड भी और बाकी भी मेल या फिर फीमेल पार्टनर पे उस पे कोई साइड इफेक्ट वहां पे नहीं होने चाहिए। हाईली इफेक्टिव, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव देके भी वहां पे अगर प्रेगनेंसी रुक रही है तो पेशेंट वहां पे वो वापस से यूज नहीं करने वाला है। तो जो हम एडवाइज कर रहे हैं वो टेक्निक हाईली इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके, और जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसमें मिनिमल मोटिवेशन, पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लगने चाहिए हमें। मेंटेनेंस वहाँ पे बार बार उनका नहीं लगना चाहिए, और सुपरविजन किसी की नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का है। लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पे मेथड नहीं है कि जो हर एक पर्सन यहाँ पे यूज कर रहा है, या फिर इनएक्सपेंसिव तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी वहां पे 100% प्रोटेक्शन वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे कई सारे चीजों की वजह से जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है तो इसमें से कोई भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक टेम्पररी मेथड होता है और एक होता है परमानेंट मेथड। ओके, परमानेंट मेथड हम किससे एडवाइस करेंगे? जिनका अभी फैमिली कंप्लीट हो गया है। ओके, जिनको डिजायर, जितने बच्चे उनको एक्सपेक्टेड थे, 2 या फिर 3 या फिर 1 किसी किसी को, तो अगर उनको अभी आगे जाके कभी भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हम उनको परमानेंट मेथड ही एडवाइस करेंगे। तो परमानेंट मेथड्स में क्या क्या आता है? एक फीमेल में जो आता है वो होता है ट्यूबल ऑक्लूजन, इसे ट्यूबेक्टोमी भी कहा जाता है, ट्यूबल लाइगेशन भी कहा जाता है। ये जो है ये कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि ओपन मेथड है, लैप्रोटोमी करके ये किया जाता है, या फिर लैप्रोस्कोपी करके भी किया जाता है। ओके, तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं इसका डिटेल में। और मेल में जो रहता है प्रोसीजर उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, जो वहाँ पे कॉर्ड होता है वो करके लाइगेट किया जाता है। तो दोनों में भी हम परमानेंट जो मेथड है वो एडवाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल को जो है वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा हमें करना जरूरी होता है। ज्यादातर मेल इसके लिए रेडी नहीं होते हैं।
तो इस तरीके से ये जो है ये परमानेंट मेथड है। ये हमें किन लोगों को एडवाइस करना है, जिनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है उनको ही हम एडवाइस करेंगे। जिनको एक बच्चा हुआ है और अभी नेक्स्ट वो 2-4 साल के बाद प्लान करने वाले हैं, उनके लिए जो मेथड्स है वो है टेम्पररी मेथड्स। ओके, तो दोस्तों आज हम ये पूरे लेक्चर में टेम्पररी मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो टेम्पररी मेथड्स का मतलब क्या होता है? अभी कुछ दिनों के लिए उनको बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उनको प्रेगनेंसी चाहिए, तो ये जो टेम्पररी मेथड्स होते हैं इनमें रिवर्सिबल होता है। जो प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी हम नेचुरली क्रिएट करते हैं वहां पे वो एक रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। जब हम यूज करना छोड़ देंगे वहां पे नेचुरली जो फर्टिलिटी है वो वहां पे आने वाली है। ओके, तो टेम्पररी में क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं, क्या क्या मेथड्स हम एडवाइज कर सकते हैं पेशेंट्स को? तो सबसे पहले होता है बैरियर मेथड। ओके, बैरियर का क्या मतलब होता है? एक बैरियर रख देते हैं, जैसे रोड्स में भी अगर किधर ब्लॉक करना है तो बड़े बड़े बैरियर्स वहां पे रखे जाते हैं। तो हमें वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना है, कुछ भी करके जो स्पर्म है वो वजाइना से ऊपर नहीं जा पाए, सर्विक्स से ऊपर नहीं जा पाए। इसमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन पैसेज है उसमें हमें एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना है, जिसकी वजह से जो स्पर्म और ओवम का वहां पे यूनियन नहीं होगा और आगे चल के प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है। तो ये जो बैरियर हम वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, उसे कहते हैं बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा कॉन्डोम आएगा। ओके, कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों टाइप के रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, डायफ्राम करके एक है, वो भी बैरियर मेथड में आ जाता है। ओके, तो वजाइनल कुछ फॉर्म्स रहते हैं, जेलीज रहते हैं जो स्पर्मिसाइडल्स रहते हैं, हमें बिफोर पार्टस वो वजाइना में इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो ये सब जो मेथड्स है इसे हम क्या कहेंगे? बैरियर मेथड्स। ओके, और एक टेम्पररी मेथड से जब यूज नहीं करने वाले हैं तो वहां पे प्रेगनेंसी 100% आने वाली है। ओके, दूसरा जो है वो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें हमें कोई भी मेडिसिन वहां पे लेने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई वहां पे कॉपर्टी वगैरह बिठाने की जरूरत नहीं है। कुछ एक नेचुरल तरीका होता है, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो नेचुरली वहां पे हमें प्रेगनेंसी नहीं रहने वाली है। ओके, वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे बाद में। उसके बाद जो आता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? आईयूसीडीज या फिर आईयूडी भी इसे कहा जाता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें क्या क्या आता है? हमें कुछ चीज जो यूट्रस में रख देते हैं उसकी वजह से वहां पे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं? कॉपर्टीज है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक हार्मोनल आईयूडीज भी हम वहां पे देखने वाले हैं। ओके, तो वहां पे लियोनॉर्जेस्ट्रॉल उस पे डाल के ये करके वहां पे वो जो डिवाइस है वो यूट्रस में रखा जाता है। इससे क्या होता है? वहां पे जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है वो एंटी फर्टिलिटी वहां पे क्रिएट हो जाता है, जिससे जो स्पर्म है, ओवम है, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी भी वहां पे रहती है तो वो डिवाइस की वजह से वहां पे इम्प्लांट नहीं हो पाती है। ओके, तो इस तरीके से ये होते हैं आईयूसीडीज। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं स्टीरॉयड कॉन्ट्रासेप्शंस। स्टीरॉयडल उसमें क्या क्या आता है? जो हम देखते हैं ओसी पिल्स बहुत सारे पेशेंट्स लेते हैं, तो ये जो है वहां पे हम देखने वाले हैं ओसी पिल्स है या फिर इम्प्लांट्स है, इंजेक्शंस है, कौन कौन से इंजेक्शंस वहां पे दिए जाते हैं प्रेगनेंसी नहीं चाहिए करके। तो जैसे कि अंतरा करके है, मालायन, मालाडी, ऐसे टैबलेट्स है। तो ये सब चीजें जो है वो हम स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर में यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं जो टेम्पररी मेथड्स है। हमने कहा था टेम्पररी मेथड्स क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ओके, और हमें कब ये एडवाइस करने हैं? जब हमें प्रेगनेंसी पोस्टपोन करनी है या फिर बर्थ स्पेसिंग करना है। बर्थ स्पेसिंग किसे बोलते हैं? एक डिलीवरी वहां पे हुई है और हम उनको सेकेंड बेबी अभी चाहिए, तो मतलब जब चाहिए होगा तो इसके बीच का जो गैप होता है उसे बर्थ स्पेसिंग कहते हैं। आइडियली 2 to 3 years का गैप वहां पे रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे फीमेल की जो हेल्थ रहती है वो भी वहां पे रिजुविनेशन होना डिलीवरी के बाद में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके,
तो इस तरीके से हम अभी देखेंगे टेम्पररी मेथड्स। तो दोस्तों टेम्पररी मेथड्स में सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेचुरल मेथड्स के बारे में। तो नेचुरल किसे कहते हैं? जिसमें हमें कोई भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमें कॉपर टी बिठाने की जरूरत नहीं है। नेचुरली जो एक बॉडी का रिदम होता है उसमें से भी हम कैसे प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सबसे चीप मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 रुपए का भी यहाँ पे खर्चा नहीं आने वाला है पेशेंट को, और इजी भी है। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं पेशेंट तो अगर फॉलो करते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत कुछ मेथड्स वहाँ पे याद नहीं रखनी है। तो एक इजी और चीप मेथड है, ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट ही है। ओके, नो कॉस्ट मेथड है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? रिदम मेथड। ओके, एक रिदम होता है बॉडी का, फीमेल बॉडी का एक रिदम होता है। जैसे फॉलिकल रिक्रूट हो जाता है, उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर ल्यूटियल फेज रहती है, फिर मेंस्ट्रुएशन वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एक रिदम है इसमें एक होता है फर्टाइल पीरियड और एक होता है नॉन फर्टाइल पीरियड या फिर सेफ पीरियड। तो हमें क्या करना है? सिंपली जो अनसेफ पीरियड है, जो फर्टाइल पीरियड है, ओके, तो अनसेफ पीरियड क्या होता है? जिसमें ओव्यूलेशन हमें एक्सपेक्टेड है। ओके, जो जब अगर 28 डेज की साइकिल अगर लेडीज की रहती है तो उसमें 14 to 16 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, ऐसे हम कहते हैं। ओके, अगर वहाँ पे लेडीज की साइकिल जो है वो इरेगुलर होती है तो वो कैसे ओव्यूलेशन पीरियड हमें वहाँ पे डिटेक्ट करना है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये 28 डेज की साइकिल में जो हम 14 to 16 कहते हैं इसमें ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ये हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो ओव्यूलेशन पीरियड है, अनसेफ पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है, उसमें उनको सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रखने हैं। तो अगर ये पीरियड छोड़ के अगर वो रिलेशन रखते हैं तो नेचुरली ही वहां पे प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ओव्यूलेशन हमें कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा ओव्यूलेशन पीरियड वहां पे होता है। तो सबसे पहले इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पे पार्टनर का कॉर्पोरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेल पार्टनर का। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ओव्यूलेशन पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला है कैलेंडर रिदम। ओके, 3 तरीके से हम ओव्यूलेशन यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं नेचुरली, नहीं तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन भी हम कर सकते हैं ओव्यूलेशन कब हो रहा है ये देखने के लिए। जैसे हमने लास्ट में देखा था ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग हम करते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी करके, अल्ट्रासाउंड करके हम फॉलिकल कैसे ग्रो हो रहा है, कब रप्चर हो रहा है, तो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन हम उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक जो है वो किट भी आता है, ओव्यूलेशन किट भी मिलता है, जिससे हम पेशेंट घर पे खुद का एग्जामिनेशन करके उस पे ओव्यूलेशन वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है। अभी हम क्या देख रहे हैं? नेचुरली हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज नहीं करके हमें कैसे ये ओव्यूलेशन का जो पीरियड है वो हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो हमें कैलेंडर रिदम में हमें क्या करना है? लास्ट 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का हमें रिकॉर्ड रखना है। एक महीना अगर साइकिल 28 डेज का आता है, नेक्स्ट मंथ अगर वो 35 डेज का आता है, फिर से अगर वो 30 डेज का आता है, तो ऐसे पूरे 12 मंथ के जो साइकिल्स है वो हमें रिकॉर्ड करके रखने हैं। ओके, तो जो हमें फर्स्ट डे मिलेगा वो कैसे हम निकालेंगे? फर्स्ट डे ऑफ जो अनसेफ पीरियड हम कहते हैं, तो हमारी जो शॉर्टेस्ट साइकिल है उसमें से हमें 20 डेज माइनस करना है। ओके, जैसे कि किसी लेडीज में सबसे शॉर्ट उसकी साइकिल मतलब कम दिनों की साइकिल वो होती है 30 डेज की। ओके, अगर 30 डेज की है उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 10th डे। ओके, तो ये 10th डे हमारा फर्स्ट डे हो गया अनसेफ पीरियड, मतलब फर्टाइल पीरियड का फर्स्ट डे हो गया 10th डे। और लास्ट डे हम कैसे निकालेंगे? जो लॉन्गेस्ट साइकिल है, तो लॉन्गेस्ट साइकिल के डेज में से हमें 10 डेज माइनस करना है। तो अगर किसी में अगर सबसे लंबी अगर साइकिल है तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि वो 35 डेज की है। ओके, तो 35 डेज से हमें अगर 10 यहाँ पे माइनस करते हैं 35 से, हमें मिलेगा 25th डे। तो जो अनसेफ पीरियड हमें मिल रहा है वो लेडी में
वो है 10th से 25th डे तक। ओके, तो वहां पे अगर उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसे ये जो स्पेसिफिक डेज है यहाँ पे उसे अनप्रोटेक्टेड रिलेशंस नहीं रखने हैं। ओके, तो इसके पहले मतलब 10th डे से पहले या फिर 25th डे के बाद में अगर वो वहां पे रिलेशन रखते हैं तो ये एक सेफ पीरियड कहा जाएगा। ओके, और इसमें उनको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी नहीं है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो मेथड है ओव्यूलेशन डिटेक्ट करने की, वो क्या है। तो रिकॉर्डिंग बीबीटी। बीबीटी क्या होता है? बेजल बॉडी टेम्परेचर। तो सिंपल है, हमें पता है कि ओव्यूलेशन के पीरियड में जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो 0.5 सेल्सियस से बढ़ा हुआ रहता है। तो सिंपली क्या है, जब ये वुमन अगर वहां पे उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रही है तो उसको जब टेम्परेचर वहां पे बढ़ा हुआ मिलने वाला है तो उसके आगे के 3 दिन तक उसको रिलेशंस नहीं रखने हैं। ओके, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है वहां पे कोई भी इंटरकोर्स उनको नहीं करना है। ओके, तो जब यहाँ पे हमें टेम्परेचर रेज मिलता है तो उसके आगे चल के 3 दिन तक वो बढ़ा हुआ रहता है और वहां पे ओव्यूलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये जो है इसमें हमें एब्स्टिनेंस पूरा पेशेंट को एडवाइज करना है। ये हो गया टेम्परेचर रिदम। लास्ट का जो मेथड होता है वो है म्यूकस रिदम। ओके, तो म्यूकस रिदम में क्या होता है, हमें पता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक बन जाता है। ओके, वहां पे ट्रांसफर स्टिकी ऐसे वहां पे म्यूकस हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है म्यूकस वहां पे जब लेडी को देखने को मिलता है वजाइनली, तो उसके आगे के 3 दिन तक उनको रिलेशंस नहीं रखने हैं। ओके, अगर उनको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो वहां पे 3 दिन तक उनको वहां पे रिलेशंस नहीं रखने हैं। तो जब उनको लेडी को जब वो डिस्चार्ज चल रहा होता है उसके आगे के 3 दिन तक। ओके, तो इस तरीके से हम नेचुरली भी ओव्यूलेशन जो है पीरियड वो हम निकाल सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे का जो टेक्निक है वो होता है क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड भी उसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब मेल जो है उनका इजैकुलेशन होने वाला रहता है तो बिफोर इजैकुलेशन मेल को जो है वहां से पेनिस वहां पे विड्रॉ करना पड़ता है। इसके लिए उसे कहते हैं विड्रॉल मेथड। लेकिन इसमें जो टाइम है वो प्रॉपर वहां पे होना चाहिए, थोड़ा भी वहां पे सिक्रीशन वजाइना में नहीं जाना चाहिए, या और कंट्रोल जो है मेल पार्टनर का कंट्रोल एंड सपोर्ट जो है वो हमें वहां पे बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो टेक्निक है मेल पार्टनर के हाथ में होता है। ओके, तो विड्रॉल ऑफ पेनिस शॉर्टली बिफोर इजैकुलेशन। ओके, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो सिक्रेशंस होते हैं पहले के उसमें भी थोड़ा बहुत स्पर्म जाने के चांसेस वहां पे रहते हैं। तो ये पूरा 100% सेफ टेक्निक नहीं है। ओके, उसके बाद का जो होता है वो होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया। जब नेचुरली आफ्टर डिलीवरी अगर वो मदर बेबी को फीड कर रही होती है और वहां पे प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो बॉडी में बढ़े हुए रहते हैं। प्रोलैक्टिन की वजह से क्या होता है, वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ये जो है उसे कहते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया। ओव्यूलेशन नहीं होता है, वहां पे मेंसेस भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर कोई लेडी फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो वहां पे ये इसका चांसेस जो है वो ये टेक्निक जो है वो मोर इफेक्टिव हमें देखने को मिलती है। ओके, वो उसमें पीरियड्स भी नहीं आने चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग उसने करना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे सिर्फ 2% ही रिस्क होती है प्रेगनेंसी की 6th मंथ तक। ओके, तो ये जो है हमें प्रेग्नेंट लेडी में हमें कॉन्ट्रासेप्शन कब एडवाइस करना चाहिए, तो एक बेसिक क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर लेडी फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो
उसको थर्ड पोस्टपार्टम मंथ में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एडवाइज करेंगे। और अगर वो पार्शियल या फिर बिल्कुल भी फीडिंग नहीं दे रही है बेबी को, तो उसको थर्ड वीक में ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जरूरत लगने वाली है। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी तक देखा नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, तो इसमें क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले है रिदम मेथड, उसके बाद हमने देखा जो है विथड्रॉल मेथड देखी, और तीसरा हमने देखा है कि लैक्टेशनल अमेनोरिया। एक और भी मेथड रहती है कि कंप्लीट एब्स्टिनेंस अगर वहां पे रहता है। एब्स्टिनेंस का मतलब हमने देखा कि सेक्सुअल रिलेशन ही वहां पे नहीं रखने हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है वहां पे। ओके, तो इस तरीके से ये सब नेचुरल मेथड्स है, इसमें हमें कोई भी पिल्स वगैरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अब हम देखेंगे बैरियर मेथड्स। ओके, बैरियर मतलब क्या होता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हम वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, बहुत बार जो पेशेंट रहते हैं दोस्तों, वो बैरियर मेथड ही यूज करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे अच्छे से समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी पैसेज में अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ का वो चैनल जो है वो नेचुरली बंद होने वाला है। ओके, तो अगर स्पर्म का हमें यहाँ से आगे ट्रैवल करवाना है वजाइना से यूट्रस, सर्विक्स और यूट्रस में, तो हम क्या करेंगे, जो इजैकुलेशन है, जो मटेरियल है इजैकुलेशन का, वो यहाँ पे गिरने नहीं देंगे सबसे पहले। ओके, फिर भी अगर यहाँ पे आ जाता है, जो सिक्रीशन इजैकुलेटेड मटेरियल है अगर यहाँ पे आ जाता है, तो ये आगे नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सर्विक्स का दरवाजा है, हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहेंगे, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। ये जो सर्विक्स है, इस पे हम कुछ तो यहाँ पे ढक देंगे, सिंपल है। ओके, और फिर भी कुछ चांसेस अगर वहां पे रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से स्पर्म आने वाले हैं, हम यहाँ पे ऐसा कुछ मटेरियल डाल देंगे जिसके कारण वो स्पर्म वहां पे सरवाइव ही न कर पाए, डेड हो जाए। ओके, तो उसे कहते हैं स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को मारने वाला। तो ऐसी कुछ चीजें हम वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बैरियर मेथड का क्या प्रिंसिपल होता है, प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन द वजाइना। हमने क्या देखा, यहाँ पे हम गिरने ही नहीं देने वाले वो इजैकुलेशन का जो मटेरियल है वो, और प्रिवेंट स्पर्म पेनिट्रेशन थ्रू सर्वाइकल कैनल। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये सर्विक्स का ओपनिंग है, इसके ऊपर हम यहाँ पे जाने ही नहीं देने वाले, तो उसके लिए हम स्पर्मिसाइडल्स भी वहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो बैरियर मेथड है, इसमें हमें 3 टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखने को मिलते हैं। ओके, सबसे पहले होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैकेनिकल मतलब क्या, वहां पे कुछ तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। ओके, और फीमेल में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, डायफ्राम भी यूज कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, हम सर्विक्स को कवर कर लेंगे, तो ये सर्वाइकल कैप और डायफ्राम से हम ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आता है वो होता है केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या मतलब होता है, जो स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस है वो हम वजाइना में वहां पे पोर कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म वहां पे गिरने वाले हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो स्पर्म को मारने वाले सब्सटेंस उसे कहते हैं स्पर्मिसाइडल। तो इनको वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वजाइना में ही हमें वहां पे यूज करने रहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, क्रीम्स आते हैं, डेफ्लेन करके जो क्रीम रहती है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, उसमें नैनोक्सिनॉल 9 रहता है। तो ये जो है, ये क्रीम के क्रीम जैसे भी हमें मिलता है। ओके, जेली के फॉर्म में भी हमें मिलता है, उसके क्या एग्जांपल्स यहाँ पे है, कोरोमेक्स और ऑल पर्पेस्ट। ओके, फोम टैबलेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, एरोजोल फोम्स है, क्लोरीमिन है, और कॉन्टैप भी है, और एक स्पंज करके भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और बेटर इफेक्ट के लिए हम क्या एडवाइस करेंगे, कॉम्बिनेशन मेथड एडवाइस करेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, मैकेनिकल और केमिकल दोनों का यूज हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे बेटर इफेक्ट के लिए। ओके, तो अभी हम एक एक यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं कॉन्डम। ओके, ये सबसे
चीप भी है, इजीली अवेलेबल भी है और गवर्नमेंट के द्वारा भी इसका सप्लाई किया जाता है। तो ये जो कॉन्डम्स है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए भी हमें देखने को मिलते हैं। जो फीमेल कॉन्डम रहता है उसको दोनों साइड पे 2 रिंग्स रहती है। ओके, तो इस तरीके से ये जो है फीमेल कॉन्डम देखने को मिलता है। और कॉन्डम जो है वो पॉलीयूरेथेन करके जो सब्सटेंस रहता है उससे वो बनाए जाते हैं। ओके, या फिर लैटेक्स से। तो जनरली हम कॉन्डोम यूज करने के लिए कोई वहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है। फिर भी अगर किसी को लैटेक्स या फिर पॉलीयूरेथेन की अगर एलर्जी रहती है तो वहाँ पे हमें दूसरा कुछ मेथड एडवाइस करना पड़ता है। ओके, फीमेल कॉन्डम भी जो बनता है वो पॉलीयूरेथेन से ही बनता है और ये जो कॉन्डम है वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया दोनों को भी कवर करता है। ओके, और फीमेल कॉन्डोम की जो लेंथ रहती है वो 17 सेंटीमीटर्स की रहती है और मैंने दिखाया वैसे वहाँ पे दोनों साइड को पॉलीयूरेथेन की रिंग्स वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे ये जो मेथड हम देख रहे हैं कॉन्डोम की उसका एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है। हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें ये सब पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे और डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि डायग्राम की वजह से जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं उसमें वो जरा अच्छे से देते हैं। ओके, और अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, एडवांटेजेस लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, फेल्यूर रेट्स लिखेंगे, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब चीजें आप एग्जाम में अगर मेंशन करते हैं पॉइंट वाइज में तो आपको स्कोरिंग वहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। तो अभी हम देखेंगे कॉन्डोम यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। सबसे पहले चीप होता है और इससे स्पेसिफिक कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी नहीं है क्योंकि इसका कोई सिस्टमिक इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। साइड इफेक्ट्स भी इसके कुछ नहीं है, हुआ तो किसी बहुत कम में किसी को इसकी एलर्जी हो सकती है वो मटेरियल की, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कैरी करने के लिए बहुत सिंपल है। ओके, यूज करने के लिए भी बहुत सिंपल है और डिस्पोज करने के लिए बहुत सिंपल है। ओके, तो इस तरीके से ये हम बहुत इजी तरीके से हम कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसका और एक बेनिफिट होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडी जिसे कहते हैं, उससे भी वो कपल को एडिशनल प्रोटेक्शन वहां पे मिल जाता है। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, गोनोरिया, क्लाइमेडिया, एचपीवी, एचआईवी, ऐसे जो कुछ भी इसके अलावा भी जो एसटीडीज होते हैं उससे भी वहां पे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो वुमन में इसका और एक फायदा होता है, पीआईडी जो रहते हैं, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीजेस, इससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, ये क्या करता है, ट्यूबल इनफर्टिलिटी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस वहां पे कम कर देता है। ओके, और जो अगर सर्विक्स का अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो हमें उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। अगर वो किसी कपल में रेगुलर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है फिर भी ये मेथड जो है वो हमें वहां पे अच्छे से वो यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कोई मतलब आपको इंटरकोर्स नहीं हो रहा है फिर भी ये यूज करना है ऐसे तो नहीं है बिल्कुल। जब आप रिलेशंस बनाने वाले हैं तभी जाके ये मेथड आपको यूज करनी है। तो इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर वहां पे अगर रिलेशंस होते हैं तो भी हम ये मेथड वहां पे रिकमेंड कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। ओके, तो ये जो कॉन्डम रहता है ये एक्सीडेंटली ब्रेक हो सकता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में ये एक्सीडेंटली ब्रेक हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो वजाइना में लीक हो जाएगा या फिर स्लिप ऑफ ये हो सकता है ड्यूरिंग क्वाइटस। ओके, तो एक्सीडेंटली अगर वहां पे रप्चर उसका हो जाता है तो वजाइना में स्पर्म वहां पे इंड्यूस होने वाले हैं। इससे क्या होता है, इनएडिक्वेट सेक्सुअल प्लेजर। ओके, एक वहां पे मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी वजह से सेक्सुअल प्लेजर वहां पे इनएडिक्वेट देखने को मिलता है। पहले भी हमने देखा लैटेक्स को कोई कोई पर्सन एलर्जिक हो सकता है तो एलर्जिक रिएक्शन वहां पे हो सकती है। वहां पे अगर ऐसा होता है तो हमें और कोई मेथड वहां पे हमें एडवाइस करनी पड़ेगी पेशेंट को। ओके, ये हम बार बार यूज नहीं कर सकते, एक ही कॉन्डोम को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, मेल कॉन्डोम को।
तो ये भी इसका एक मतलब डिसएडवांटेज है कि हर बार उनको जाके वो नया लेना पड़ेगा। ओके, और फेल्यूर रेट जो है वो 15 है पर 100 वुमेन्स पर ईयर। ओके, 100 में से 100 वुमेन्स अगर कंडोम यूज करते हैं, 100 कपल्स वहाँ पे यूज करते हैं, तो उनमें से 15 कपल्स को प्रेगनेंसी रहने के चांसेस रहते हैं। तो ये होता है फेल्यूर रेट। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज पॉइंट वाइज वहाँ पे एग्जाम में लिखनी बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस में अगर आप हो तो जो कॉन्डम का मेथड है, बैरियर मेथड है, वो डायरेक्टली एडवाइज नहीं करना है, क्योंकि बाकी के जो मेथड है वो उनका फेलियर रेट ये मेथड से बहुत कम है। ओके, तो हम उनके बारे में भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने कॉन्डम के बारे में पूरे डिटेल में यहाँ पे देखा है। अब हम देखेंगे डायफ्राम। डायफ्राम का हमने अभी देखा था, ये एक इंट्रावेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। हमें ये क्या करना है, ये हमारा अगर सर्विक्स है तो हम इसके ऊपर ये जो है ये रखने वाले हैं। तो ये वजाइना के अंदर हमें रखना है, और ये जो है लैटेक्स से ही बना हुआ होता है। फ्लेक्सिबल मेटल रिंग या फिर स्प्रिंग रिंग इसके मार्जिन को हमें देखने को मिलती है। इसका जो लेंथ रहता है वो वेरिएबल रहता है। तो 5 to 10 सेंटीमीटर का इसका लेंथ रहता है। इसका लेंथ कैसे मेजर करना है, तो इसका लेंथ मेजर करने के लिए आपको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, मतलब वो लेडी को एक डॉक्टर की वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। तो पोस्टीरियर हम पर वजाइनली फिंगर इंसर्ट करते हैं, तो जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में आएगा सर्विक्स। तो ये जो डिस्टेंस है उसका वो डायमीटर हो जाएगा। ओके, तो डायफ्राम का जो मेजरमेंट है हम इस तरीके से उनको निकाल के बता सकते हैं। ये हमें क्या कब इंसर्ट करना है, 3 आवर्स बिफोर इंटरकोर्स हमें ये वहां पे वजाइनली इंसर्ट करके रखना है। ओके, और कब तक रखना है, 6 आवर्स आफ्टर लास्ट क्वार्टल एक्ट। ओके, मतलब 3 घंटे पहले वहां पे इंट्रोड्यूस करना है और 6 घंटे के बाद जो है वो निकालना है। ओके, तो ये जो मेथड है ये डायफ्राम की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डायफ्राम है, और किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया गया है। इससे क्या होगा, यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं वो जो ओपनिंग है यूट्रस का, मतलब सर्विक्स का, उससे ऊपर वो नहीं जाने वाले हैं। तो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे क्रिएट हो जाएगा। और बेटर इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डायफ्राम है उसमें स्पर्मिसाइडल कुछ क्रीम या फिर जेली हम यहाँ पे डाल देंगे, ताकि अगर इसके बाद भी कोई स्पर्म वहां पे रह रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो वहां पे स्पर्मिसाइडल एक्शन उसकी वहां पे हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हमने कॉन्डोम और डायफ्राम के बारे में देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायफ्राम है, इस पे इसके अंदर हम डालेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव जेली जो स्पर्मिसाइडल रहती है। यहीं से इसको फोल्ड करके वजाइनली इसको इंसर्ट करना है। तो ये जो है ओपनिंग यूट्रस का ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे डायफ्राम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो ये जो है सबसे चीप मेथड है। ओके, और इसको हम रिपीटेडली भी यूज कर सकते हैं, वॉश करके बार बार इसे यूज किया जा सकता है। इससे और क्या होता है, पीआईडी जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होते हैं उसके भी चांसेस वहां पे नहीं होते हैं। और या एसटीआई मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं वो भी वहां पे होने के चांसेस कम रहते हैं। और सर्वाइकल प्री कैंसर या फिर कैंसर, ऐसे जो सर्वाइकल कुछ भी वहां पे एबनॉर्मलिटीज है, तो इससे भी हमें वहां पे प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विक्स को कवर कर रहे हैं। ओके, अभी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इस मेथड के, तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो डायफ्राम का मेजरमेंट है, किस साइज का डायफ्राम हमें लगने वाला है, ये हमें किसी डॉक्टर से या फिर किसी अदर पर्सन से वो मेजर करवा के लेना है। तो एक यहाँ पे एक ड्रॉबैक हो गया इसका। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है, वजाइनल इरिटेशन हमें देखने को मिल सकता है, एब्रेजेंस हो सकते हैं, यूटीआई भी हमें कई बार देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर वहां पे यूट्राइन प्रोलैप्स है तो उसमें हम ये एडवाइज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि यूट्राइन प्रोलैप्स में सर्विक्स भी यहाँ पे प्रॉपर उसके साइज पे नहीं होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होगा,
हम वहाँ पे वो प्रॉपर प्लेसमेंट जो है डायफ्राम की वो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो है हमने डायफ्राम का जो मेथड है यहाँ पे देखा। अब हम देखेंगे केमिकल या फिर वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या रहते हैं। तो हमने देखा था स्पर्मिसाइडल फोम, फोम रहता है, फिल्म रहती है, ये जो है टैबलेट्स या फिर सपोजिटरी रहती है जो बिफोर क्वाइटस हमें वजाइना में इंसर्ट करके रखनी पड़ती है। ये होती है स्पर्मिसाइडल जेली, ओके, क्रीम्स या फिर जेल्स या फिर स्पंज जो टुडे करके भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो ये पूरे जो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ये हमें बिफोर इंटरकोर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करके रखने पड़ते हैं। या फिर हम जो बैरियर हमने अभी देखा था मैकेनिकल जो मेथड्स देखे थे, तो हम कॉन्डोम के साथ में भी इनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमने यहाँ पे देखे। ये किस मटेरियल से बनते हैं, तो नैनोक्सिनॉल 9 या फिर ऑक्टोक्सिनॉल, बेंजोल कोनियम क्लोराइड, ये सब जो सब्सटेंसेस है ये स्पर्मिसाइडल्स होते हैं, मतलब स्पर्म को मारने वाले। ओके, तो अगर प्रीक्वार्टस इनको वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं तो बाद में वहां पे जो इजैकुलेटेड मटेरियल आने वाला है जिसमें स्पर्म्स भी रहते हैं, तो जो इसके एक्शन है स्पर्मिसाइडल की, उसके एक्शन की वजह से वो वहां पे ही डेड होने वाले हैं, सर्विक्स के ऊपर, वो यूट्रस में नहीं जा सकते। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो पूरी बैरियर मेथड्स है वो यहाँ पे देख ली है। ओके,